नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात गुजरे दौर के टॉप के संगीतकारों में से एक O.P. नैयर की। वो संगीतकार जिनके संगीत के आज भी करोड़ों लोग दीवाने हैं, जिन्हें हम रिदम किंग और विद्रोही संगीतकार के नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने जिंदगी के आखिरी कई बरस घर परिवार और पत्नी बच्चों से दूर रहकर एक खाना बदोश की तरह गुजारे। कभी बेंगलोर तो कभी हैदराबाद, मुंबई में कई सालों तक उनका ठिकाना बना रहा जुहू बीच के पास जुहू होटल का कमरा नंबर 1। और फिर कुछ एक साल उन्होंने बिताए मुंबई के सुदूर पश्चिमी उपनगर विरार पश्चिम में, और आखिर में उन्हें पनाह मिली ठाणे शहर के नौपाड़ा इलाके में, जहां उन्होंने कुछ साल बिताने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। आखिर कौन था जिम्मेदार जिंदगी की शाम में उनके इन हालात का, उनके अकेलेपन का, उनकी इस खाना बदोशी का? इस बात का फैसला आपको करना है। बचपन से लेकर करियर की बुलंदियों तक नैयर साहब की निजी और व्यावसायिक जिंदगी के बारे में शायद ही किसी से कुछ छिपा हुआ हो। वो लाहौर में वकीलों और डॉक्टरों के खानदान में पैदा हुए। संगीत में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने पंजाबी फिल्म दूल्हा भट्टी में कोरस गाया। फिल्म में एक छोटा सा रोल भी किया। 15 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के लिए वो गीत कंपोज करने लगे। 17 साल की उम्र में HMV ने उनके कुछ प्राइवेट एल्बम रिलीज किए। उन्हीं में से एक प्रीतम आन मिलो ने उन्हें पहचान दी। बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत चला आया। साल 1949 की फिल्म कनीज में उन्हें पहली बार बैकग्राउंड म्यूजिक देने का मौका मिला। साल 1952 में दलसुख पंचोली की फिल्म आसमान से नैयर साहब ने बतौर स्वतंत्र संगीतकार डेब्यू किया। अगले 20 सालों तक उनका करियर अपनी बुलंदियों पर रहा और उस दौरान आशा भोसले उनके संगीत का ही नहीं बल्कि जिंदगी का भी अटूट हिस्सा बन गई। साल 1973 की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए में आशा भोसले ने उल्हाना देते हुए नैयर साहब के लिए अपना आखिरी गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया रिकॉर्ड कराया और फिर उनसे तमाम रिश्ते तोड़ दिए। और उसके बाद नैयर साहब का करियर संभल ही नहीं पाया। नैयर साहब चर्चगेट के पास ए रोड की शारदा बिल्डिंग के 8 नंबर फ्लैट में अपनी पत्नी सरोज मोहिनी नैयर, 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते थे। आशा भोसले के अलावा तमाम महिला मित्रों के साथ नैयर साहब की बढ़ती हुई नज़दीकियां और उन महिलाओं का बेरोक टोक घर पर आना जाना स्वाभाविक तौर पर उनके परिवार को नागवार गुजरता था। मेरी नैयर साहब से पहली मुलाकात 10 जनवरी 1988 की शाम इसी फ्लैट में हुई थी। वो मेरी पहली मुंबई यात्रा थी और मैं नैयर साहब के संगीत का दीवाना डरता सहमता उनसे मिलने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंचा था। दरवाज़ा जिन युवती ने खोला, पूछने पर उन्होंने जवाब दिया था, मैं उनकी डॉटर हूं। नैयर साहब आए, बहुत स्नेह के साथ मिले और वो शाम किसी सपने की तरह गुजर गई। नैयर साहब उन दिनों गज़ल गायक अशोक खोसला की प्राइवेट एल्बम मैजिक ऑफ अशोक खोसला की तैयारियों में जुटे हुए थे। अगले दिन उन्होंने अपने घर पर मुझे और मेरी पत्नी को उस एल्बम की रिहर्सल पर बुलाया, जहां हमारी मुलाकात अशोक खोसला से भी हुई। और इस तरह मेरी मुंबई यात्रा मेरे आराध्य के दर्शनों की सुखद यादों के साथ संपन्न हुई। उसी साल अगस्त में मुझे नैयर साहब का पत्र मिला। वो मसूरी के हैकमैन्स ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 20 में ठहरे हुए थे। 21 अगस्त 1988 की दोपहर
मेरी मुलाकात होटल हैकमन्स में नैयर साहब से हुई। वो अपनी इकलौती गैर हिंदी तेलुगु फिल्म नीरा जन्म के गाने रिकॉर्ड करके हैदराबाद से सीधे मसूरी आए थे। हमारी संगीत पर बेशुमार बातें हुई। उन्होंने मुझे स्पूल पर नीरा जन्म के 4-5 गाने भी सुनाए। उनके साथ उनकी डॉटर भी थी जो मुझे मुंबई में मिली थी। अक्टूबर में मैं फिर से मुंबई आया। नैयर साहब से मिलने के लिए शारदा बिल्डिंग पहुंचा। बाहर ही मुझे वॉचमैन ने बताया नैयर साहब इन दिनों मुंबई में नहीं हैं, शायद वो कोलकाता गए हुए हैं। लेकिन मैं उनकी डॉटर से मिलने के लिए उनके फ्लैट तक पहुंचा। उनकी बेटी से मुलाकात हुई और तब मुझे पता चला कि उस युवती से इस परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। कुछ सालों बाद मैं भी मुंबई की इस भीड़ का हिस्सा हो गया। नैयर साहब से मिलने की तमन्ना एक बार फिर से जोर मारने लगी। बहुत खोजबीन की, आखिर एक दोस्त से पता चला नैयर साहब विरार पश्चिम के श्रीपाल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उनसे मिलने पहुंचा तो श्रीपाल बिल्डर्स के नुमाइंदे ने बताया ठीक सामने वाली बिल्डिंग का 8 नंबर फ्लैट नैयर साहब का था। उनका अपने परिवार के साथ कोर्ट केस चल रहा था क्योंकि वो चर्चगेट का अपना फ्लैट बेचना चाहते थे। नैयर साहब वो केस हार गए। उनके साथ जो महिला मित्र रहती थी वो उन्हें छोड़कर चली गई। आखिर करीब 1.5 साल पहले नैयर साहब ने भी ये फ्लैट बेचा। उसके बाद वो कहाँ गए कुछ नहीं पता। कोई कहता है वो बेंगलोर में है और कोई कहता है वो हैदराबाद में है। करीब साल भर बाद अंधेरी पश्चिम के एक पेट्रोल पंप पर नैयर साहब से अचानक ही मेरी मुलाकात हो गई। गाड़ियों की भीड़ भाड़, शोर शराबे के बीच वहाँ तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने मुझे अगले रोज़ जुहू होटल के कमरा नंबर 1 में मिलने को कहा। तय समय पर मैं जुहू होटल पहुँचा। नैयर साहब से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन उस रोज़ मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा। 30 अप्रैल 1989 को वो पत्नी, बच्चों और घर को हमेशा के लिए छोड़ आए थे। आज उनका वो गुस्सा, उनकी हताशा, उनकी निराशा, उनकी झुंझलाहट और वो कुंठा, उनकी बातों में कोई तारतम्य ही नहीं था। बार बार घूमकर वो बस एक ही बात पर आ जाते थे, मेरे मरने के बाद सब कुछ उन्हीं का तो होना था। मुझे बेघर कर दिया उन्होंने। और हर बार मेरे कानों में श्रीपाल बिल्डर्स के नुमाइंदे की वो आवाज़ गूंजने लगती थी। नैयर साहब शारदा का अपना फ्लैट बेचना चाहते थे, लेकिन वो मुकदमा हार गए। नैयर साहब से मेरी आखिरी मुलाकात नौपाड़ा थाने के उस मकान में हुई थी जहां वो एक पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहते थे। यहाँ नौपाड़ा में भी नैयर साहब का वही हाल था जो उस रोज़ मुझे जुहू होटल में नज़र आया था। जुहू होटल में जब मैंने उनसे पूछा था आपका कोई नया प्रोजेक्ट, तो उन्होंने भड़क कर कहा था दैट म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर इज़ डेड नाउ। यहाँ लोग मुझसे मेरे ग्लैमर की वजह से मिलने आते हैं। और तब मैंने उन्हें उसी टोन में जवाब दिया था, मैं उस म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर का फ़ैन था, हूँ और रहूँगा, और यहाँ मैं उसी म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर से मिलने के लिए आया था। लेकिन नौपाड़ा में बातों बातों में, टुकड़ों टुकड़ों में मैंने नैयर साहब का इंटरव्यू भी कर लिया और उनके साथ एक आध तस्वीर भी खिंचा ली। और फिर 28 जनवरी 2007 को पता चला कि नैयर साहब नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार थाने में ही किया गया और उनकी अंतिम इच्छा का भी पूरा सम्मान किया गया कि उनके मरने के बाद उनकी शक्ल भी उनके पत्नी बच्चों को न दिखाई जाए। और ये भी पता चला कि वो अपनी तमाम रॉयल्टी अपनी उस मुंह बोली बेटी के नाम कर गए, जिसके परिवार के साथ वो नौपाड़ा थाने में पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहते थे। और आखिर में बात नैयर साहब के परिवार की।
कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। उनके चारों बच्चे शारदा बिल्डिंग के उसी फ्लैट में रहते हैं। चारों अविवाहित हैं। बाहरी लोगों से और ख़ास तौर से मीडिया से बात करने में वो कतराते हैं। तो ये थी कहानी करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हिंदी सिनेमा के एक नायाब संगीतकार ओपी नैयर की जिंदगी के आखिरी उन सालों की जो उन्होंने एक खाना बदोश की तरह गुजारे थे। उनके इन हालात का जिम्मेदार कौन था, इसका फैसला आपको करना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी हस्ती, किसी और दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। भारतीय मूक सिनेमा का संपूर्ण प्रामाणिक इतिहास अब पुस्तक के रूप में। संपर्क 9810184233। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।